साल 2006 में जब किंगफिशर ने एयरलाइन पर खर्चा करके उसे और भी एक्सपेंड करने का फैसला लिया तो विजय माल्या इसे अलग अलग जगह से फाइनेंस कर रहा था। हालांकि सरकार से अच्छे रिश्ते होने की वजह से माल्या चाह रहा था कि न सिर्फ वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था जिससे वो राज्यसभा का मेंबर बन पाए। उस वक्त 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। बाहर से किंगफिशर इतना बड़ा ब्रांड था कि कोई भी विजय माल्या को एक अच्छा बिजनेसमैन का टैग दिए बिना रह ही नहीं पाता था और इसीलिए पॉलिटिशियंस भी कोशिश करते थे कि किसी भी तरह माल्या जैसा आदमी उनके कॉन्टैक्ट्स का हिस्सा रहे, क्योंकि एक ग्लोबल नेम से रिश्ता अच्छे रखने का एडवांटेज काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माल्या किस तरह से अपनी जिद के चलते चीजों को डिक्टेट किया करता था और इसी तरह से कंपनी का खर्चा बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिलहाल अक्टूबर 2006 चल रहा था और किंगफिशर कैलेंडर का शूट होना बाकी था। अगले साल के लिए विजय माल्या अपने गोवा के विला पर थीम पार्टी के साथ साथ बड़ी बड़ी मॉडल से लेकर दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट करके सबको ये दिखाना चाहता था कि वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि सभी दुनिया में बात कर रहे थे कि आखिर ये प्लेन्स खरीदने से लेकर थीम पार्टीज और फिर इतने बड़े शूट्स करने की फंडिंग कहां से आ रही है। लेकिन इसका क्लियर आइडिया न ही कंपनी के अंदर बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को था और न ही मीडिया में सच बात बताई जा रही थी। माल्या ने फिलहाल कंपनी के नए CFO ए रघुनाथन को बुलाया और थीम पार्टी प्लान करने का बजट निकालने को बोला। तुम्हें पता है ना कि इस साल की थीम पार्टी और साथ में कैलेंडर शूट पेंडिंग है, तो मैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए सोच रहा हूं कि दोनों को साथ में ही कर लिया जाए। क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है ना? असल में एक बिजनेसमैन को ये सब सोचना ही पड़ता है, क्योंकि एयरलाइन जैसे बिजनेस में फिलहाल कंपनी का इतना पैसा जा रहा है कि मैं नहीं चाहता मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट्स पर भी अब खर्चा हो। अंदर से तो अभी रघु भी यही सोच रहा था कि अकाउंट्स का इतना दिवाला निकला है कि कंपनी को एयरलाइन बिजनेस के अलावा कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन माल्या था कि वो इन इवेंट्स को भी कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज बता रहा था। लेकिन रघुनाथन को CFO की पोस्ट पर इसीलिए लाया गया था ताकि वो सवाल ज्यादा ना करे। वो चाहता तो अपनी पुरानी टीम के रहते भी ये सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था, लेकिन उसे लगता था कि बोर्ड मीटिंग्स में चिक चिक के चलते बेफिजूल का टाइम बर्बाद होता है। रघु ने सिचुएशन को समझा और ज्यादा कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने ठीक वैसा ही सवाल किया जो माल्या सुनना चाहता था। किस तरह की थीम पार्टी चाहिए आपको? थोड़ा आइडिया दीजिए, फिर उसी हिसाब से हमें कोई पार्टी मैनेजर ढूंढना पड़ेगा ताकि सिलेब से लेकर मॉडल्स तक किसी को भी बुलाने में दिक्कत ना हो। साथ में हमें बजट्स उसी हिसाब से देने होंगे ताकि कोई मना ना कर पाए। तो ये तो वैसे भी किंगफिशर का कोर प्रोसेस है। हमें ये सारा एक्सपेंडिचर कंपनी के कैलेंडर शूट्स के लिए दिखाना चाहिए। और हाँ, सिद्धार्थ से भी एक बार उसकी रिक्वायरमेंट्स ले लेना। जो वो कहे वो तो जरूर हो जाना चाहिए। जी सर, मैं इसे अरेंज करवाता हूँ। इन थीम पार्टीज का बजट उस वक्त पर कम से कम भी 50 से 70 करोड़ रुपए रहता था। जैसे जैसे किंगफिशर एक्सपेंड करता जा रहा था और बड़ा बनता जा रहा था, एयरलाइन इंडस्ट्री के लोगों को और भी एग्रेसिवली हायर किया जा रहा था। टीम अब बड़ी बन चुकी थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी सोलली विजय माल्या के पास थी। अब कंपनी के बड़ा होने पर बोर्ड में श्रीनिवासलु रेड्डी नाम का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ चुका था, जिसकी भी माल्या से अच्छी जान पहचान थी। यूबी ग्रुप में काम करने के दिनों से ही माल्या उसे जानता था और उसने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई संकोच नहीं दिखाया। असल में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम होता है कंपनी के ऑपरेशंस और डिसीजंस में अपना ओपिनियन देना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लगता है कि कंपनी अपनी करंट डिसीजन मेकिंग के चलते इन फ्यूचर किसी टफ टाइम से गुजर सकती है, तो वो उसके लिए हक में नहीं रहता और चीजों को और गहराई से देखने की कोशिश करता है। लेकिन माल्या की लाइफस्टाइल बता रही थी कि पूरी कंपनी के बोर्ड से लेकर एम्प्लॉयज तक सबको उससे कोई एतराज नहीं था। असल में किंगफिशर एयरलाइंस के जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा थी। हर अटेंडेंट, पायलट, ग्राउंड स्टाफ से लेकर चेक इन की जगह पर बैठने वाले रिसेप्शनिस्ट तक को 1.5 से 2 गुना सैलरी दी जा रही थी। अब कोई इंसान अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को इतना खुश रखेगा तो उन्हें कैसे ही कोई एतराज होगा। लेकिन रघु ने फिलहाल गोवा के विला पर एक लेविश थीम पार्टी अरेंज कर दी थी। उसने कर्नाटका के एक मैनेजर को ढूंढकर इंडिया की टॉप क्लास मॉडल्स को बुला लिया था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीपिका पाडुकोण और कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस उस वक्त में फिल्म्स या एडवर्टाइजमेंट्स में आने से पहले किंगफिशर के कैलेंडर शूट में फीचर हुई थी। फिलहाल माल्या अपने ऑफिस में बैठा था और पार्टी एक दिन बाद थी।
सिद्धार्थ माल्या, उसका 19 साल का बेटा भी आज वहीं पर था। पापा, कैलेंडर शूट में जिन मॉडल्स को बुलाया है वो मेरी ही उम्र की है, एंड आई लाइक वन ऑफ देम। आई होप कि अगर पार्टी में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो यू वुडंट माइंड। ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें जो करना है करो। वो पार्टी तुम्हारे बाप की है, ऐसा सिर्फ समझना नहीं बल्कि मानना है। और वहां जितने भी मॉडल्स हैं वो हमारे कैलेंडर शूट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक बार हमारे शूट में फीचर हुई तो समझो करियर सिर्फ ऊपर की तरफ ही प्रोग्रेस करता है। गो एंड एंजॉय। ऑफ कोर्स, किंगफिशर इज द बेस्ट ब्रांड। मेरे कितने दोस्तों को हमारी एयरलाइंस बेस्ट लगती है। वो कहते हैं कि हम उन्हें जाने से पहले जो अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं, दे एब्सोल्युटली लव इट। ऐसी चीजों से तो एक कंपनी के टुवर्ड्स कस्टमर की लॉयल्टी जीती जा सकती है। बस अब मैं तो ये सोचने में लगा हूं कि किस तरह से आखिर इस एयरलाइन को इंटरनेशनल लेकर जा सकता हूं। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि आगे जाकर मेरा इतना बड़ा एम्पायर तुम्हें ही संभालना है। यहाँ सिद्धार्थ माल्या खड़ा हुआ अपनी गर्दन तो हिला रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आने वाले सालों में ये एम्पायर आखिर बचेगा भी या नहीं। फिलहाल पार्टी का दिन आ गया और यूबी ग्रुप के बाकी डायरेक्टर्स काफी नाराज थे। जिस वक्त पर कंपनी को अलग अलग एक्विजिशंस और खर्चों के लिए पैसा बचाना चाहिए था, उस समय ये कैलेंडर शूट्स और पार्टीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। तभी माल्या ने अपने नौकर को फोन लगाया। हेलो छोटू, मुझे पार्टी में 15 हाइब्रिड डॉग्स चाहिए। दोज इंटरनेशनल ब्रीड्स अभी के अभी लेकर आओ, कहीं से भी अरेंज करो, लेकिन 1 घंटे से पहले ये ब्रीड्स मुझे यहाँ चाहिए। छोटू ने अभी तो कॉल पर हाँ बोल दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी 15 हाइब्रिड ब्रीड डॉग्स गोवा में कैसे अरेंज करवाएगा, और वो भी इंटरनेशनल। इतना ही नहीं, बल्कि ये थीम पार्टी आज पेट एनिमल्स की थीम पर होने वाली थी। पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये इंटरनेशनल ब्रीड डॉग्स होने वाले थे, जिनकी एक की कीमत कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की रहती है। पर माल्या ने जुबान से इसकी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगले 1 घंटे में पार्टी में 15 पग्स अवेलेबल करवा दिए गए। धीरे धीरे पार्टी में बड़े बड़े स्टार्स और सिंगर्स आने शुरू हुए, और साथ में इस पार्टी में माल्या ने गांगुली जैसे लोगों को इनवाइट नहीं किया था। उसने सिर्फ बोर्ड से उन्हीं लोगों को बुलाया था जो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं। क्यों रघु, एंड अ सॉलिड पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग इट। और हाँ, मीडिया वालों को टुवर्ड्स द एंड ही बुलाना, क्योंकि उससे पहले अगर कोई आ गया तो हो सकता है कि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो वो लीक करके हमारा नाम खराब कर सकते हैं। लेकिन माल्या ने अपने राइट और लेफ्ट हैंड्स को इतना सर पर चढ़ाया हुआ था कि वो ना तो कोई कॉस्ट कटिंग का देखते थे और न ही चीजों को ढंग से मैनेज करते थे। इसलिए माल्या की इस थीम पार्टी में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑलरेडी पहुंचा हुआ था, वो भी कैमरे के साथ। सिक्योरिटी लेवल्स इतने कम थे कि किसी के लिए भी इस पार्टी में आना आसान बात थी, बस थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत होती थी। पार्टी में अय्याशी से लेकर हर तरह का ड्रग्स वहाँ मिलता था, और बड़े बड़े एक्टर्स लोग भी सिर्फ इस ग्रैंड इवेंट को विटनेस करने आते थे। इसी बीच माल्या सभी इंडिया के टॉप मॉडल्स को अलग स्टूडियो में लेकर गया, जो उस विला में ही मौजूद था, और उसने एक एक करके उनके साथ फोटो खिंचवाई और हाथ में किंगफिशर एयरलाइन का लोगो पकड़वाकर उनसे वीडियोस, फोटोज, अलग अलग पोजेस, सब तरह के काम करवाए, क्योंकि अगला साल और भी ग्रैंड होने वाला था। माल्या एक इंटरनेशनल फ्लाइट को अंजाम देने वाला था, तो भाई कैलेंडर भी उतना ही चमचमाता हुआ और फैंसी दिखना चाहिए ना। लेकिन अजीब बात ये थी कि माल्या जानता था कि किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट पर उड़ने से पहले उसे 5 साल का डोमेस्टिक फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था। अब भले ही विजय माल्या अपनी कंपनी के अंदर प्रॉपर रूल्स फॉलो न करता हो, लेकिन उसे देश के लॉस को फॉलो करना ही पड़ता था। हाँ, उसके लूप होल का फायदा उठाकर वो जरूर कुछ चीजें इधर उधर कर सकता था, लेकिन बाहर से लॉस फॉलो करने ही पड़ते थे। और अभी किंगफिशर को टेक्निकली सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। आखिर किस तरह से फिर वो इस एयरलाइन को इंटरनेशनल ले जाने का सोच रहा था, ये सिर्फ विजय को और उसके प्लान को पता था। और वो ये भी जानता था कि कंपनी में उसके प्लान को लेकर हंगामा होगा, लेकिन वो ये सीक्रेट सिर्फ सही वक्त पर ही रिवील करना चाहता था। इतने में माल्या के पास उस थीम पार्टी में एयर डेक्कन, जो इंडिया के सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक को कैरी करती थी, उसका एक एम्प्लॉय आया, क्योंकि माल्या ने खुद से उसे बुलाया था। हेलो सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मिस्टर, कैसे हो आप? हाउ इज इट गोइंग इन एयर डेक्कन?
सर अब तक तो काफी अच्छा है, लेकिन कंपनी के लो प्राइसेस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही हैं। और अब तो वैसे भी लोगों को किंगफिशर का क्रेज ज्यादा है। एक ऐसी एयरलाइन सर्विस जो किसी ने सपने में भी इमेजिन नहीं की थी, वो आपने इंडियंस को प्रोवाइड करवा दी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लग्जरी क्लास एयरलाइंस भी आपके बारे में बात कर रही है। और हम खुद ये बैठकर सोच रहे हैं कि आप इतना सब इतने कम वक्त में आखिर कर कैसे पा रहे हो। ये राज तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। अभी तो पार्टी को एंजॉय करो, आसपास देखो, और हाँ, कोई मॉडल पसंद आए तो डोंट हेजिटेट। आफ्टर ऑल यू आर माय फ्रेंड एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। इस बात पर विजय जोर से हंसा और फिर पीछे से एक हॉट मॉडल आई जो नशे में धुत थी। उसने माल्या का हाथ पकड़ा और वो उसे एक कमरे की तरफ ले गई। आखिर क्या सोच रहा था विजय? कैसे वो किंगफिशर को इंटरनेशनल रूट पर उड़ाने वाला था? क्या यहीं से शुरुआत हुई इस ब्रांड की डिस्ट्रक्शन की? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।